हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या का हल लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपके मन में भी ये चल रहा होगा, अगर आप नए टीचर हैं या हाल ही में आपकी नियुक्ति हुई है या फिर आप कुछ साल पहले 2-4 साल पहले नियुक्त हुए हैं, तो आपके मन में भी यह बार बार बात चल रही होगी कि आखिर करें तो क्या करें। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो रही है और न्यू पेंशन स्कीम को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ हूं और उसका समर्थक हूं और हमेशा रहूंगा। और ओल्ड पेंशन की मांग करने वाले में सबसे पहले मैं आगे रहूंगा। मैं अपने संघ का हमेशा समर्थन करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन विकल्प के तौर पर दोस्तों, जब तक हम ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजार कर रहे हैं, मेरी ओपिनियन में, इन माय ओपिनियन, हम अपना कुछ नुकसान कर रहे हैं। जिस दिन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी, हमारे जितने भी एनपीएस में जो भी पैसा गया है वह सभी पैसा वापस आ जाएगा और वह ओल्ड पेंशन स्कीम में चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा हुआ है। अर्थात मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, कई कई जिलों में, मतलब कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है कि जो एनपीएस के लोग थे, जब वहां पर ओल्ड पेंशन लागू हुई तो जो एनपीएस था उसका सारा का सारा अमाउंट जो था वो ओल्ड पेंशन में डाल दिया गया, अर्थात जीपीएफ में डाल दिया गया। तो दोस्तों, ओल्ड पेंशन की तो कोई सानी ही नहीं है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन उसके विकल्प के तौर पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आइए हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, एनपीएस, जो कि 2004 के बाद नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों के लिए लागू है। आइए हम इसके बारे में बातचीत करते हैं कि एनपीएस क्या है, क्या एनपीएस कटवाएं या नहीं, कितना कटेगा, क्या फायदा होगा, नए परिवर्तन क्या जोड़े गए, पुरानी लागू होने पर नई का क्या होगा। फिर एक बार दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भी ओपीएस का समर्थक हूं और हमेशा रहूंगा, और मैं ओपीएस की मांग करने वाले समस्त संघों और समस्त अध्यापकों के साथ मैं भी शामिल हूं। लेकिन एनपीएस भी जाए, ओपीएस भी जाए, मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं है। ओपीएस आ जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एनपीएस भी चली जाए और हमारा भविष्य बिल्कुल ही अंधकार में डूब जाए, इससे पहले हम सचेत हो जाएं। और आइए हम आपको बताते हैं कि एनपीएस क्या है और इसमें आपका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। दोस्तों, सबसे पहले आप एनपीएस की जो वर्तमान दरें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं भी एक एनपीएस धारक हूं और मुझे यह जॉब 2015 में मिली और मेरे पास ज़्यादा सर्विस नहीं है, सिर्फ 15 साल ही बचे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में मुझे ये लगा कि मैं ओपीएस का इंतज़ार करूं या एनपीएस में अपने आप को रजिस्टर करूं। तो 2 साल तो दोस्तों मैं इसी पचोपेश में था, लेकिन अंततोगत्वा मैंने निर्णय ले लिया कि नहीं, मुझे जब तक ओपीएस नहीं आ रही है मैं अपने आप को एनपीएस में रजिस्टर कर लेता हूं। और हकीकत यह है कि इन 5 साल की सर्विस में हमारे एनपीएस अकाउंट में लगभग 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं। अगर मैं यह निर्णय नहीं लेता तो आप सभी दोस्तों जानते हैं कि सैलरी जो होती है ना, आपके पास पूरी की पूरी सैलरी गवर्नमेंट आपको दे देती है, एक पैसा भी आपका काटती नहीं है, कहीं निवेश नहीं करती है, और वर्तमान की ज़रूरतें इतनी बड़ी होती हैं कि सारा का सारा पैसा वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने में ही चला जाता है और हम एक पैसा भी बचा नहीं पाते हैं। तो एनपीएस एक ऐसा माध्यम है जो एक साइलेंट सेविंग की तरह है, अर्थात चुपचाप हमारे पैसे को बचाता है, हम उसमें से निकालते नहीं हैं
और निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि निकालने की जो प्रक्रिया है थोड़ा जटिल है। इस वजह से हमारे बुढ़ापे के लिए, हमारे वृद्धावस्था के लिए कुछ पैसे वहाँ पर बच जाते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक का सिस्टम तो ये रहा कि एनपीएस में हमें टैक्स से भी छूट मिलती है। अर्थात एनपीएस में जो है, अगर आपका जो 1.5 लाख रुपए की एटीसी के अंतर्गत छूट है, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो एनपीएस के अमाउंट वहाँ पर डाल सकते हैं। 1.5 लाख कंप्लीट होने के बाद ही 50,000 रुपए की छूट इस पर निर्धारित की गई है। तो चलिए हम उधर की ओर ना ले जाकर के हम आपको मेन पॉइंट पे लाते हैं कि आखिर आपका प्रश्न ये है कि सर एनपीएस कितना कटता है और जो है हमारा जो है कितना कटेगा, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपका अगर इतना एनपीएस कट जाएगा तो आप अपने पारिवारिक खर्च को उठा पाएंगे या नहीं, आप अपनी देखभाल कर पाएंगे या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए मैंने अपना उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस समय जुलाई 2021 में इंक्रीमेंट के बाद जो मेरा बेसिक पे है, 7th पे कमीशन के अनुसार मेरा जो बेसिक पे है वो है 42,300 और डीए इसमें 17% ही मिला है। आगे 28% की घोषणा हो चुकी है, जो कि अगस्त माह के वेतन के साथ सितंबर में मिलेगा। तो जो मैं 17% पर ही कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 42,300 मेरा बेसिक पे है, डीए है 17%। अब डीए इन रुपीज, रुपए में कितना डीए हुए, तो 42,300 का 17% मैंने निकाल लिया, तो ये आया आपका 7,191 रुपये। अब बात आती है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि बेसिक प्लस डीए, बेसिक के साथ हमने डीए को जोड़ दिया। बेसिक था 42,300, डीए था 7,191, दोनों को हमने जोड़ दिया तो बन गया यहाँ पर 49,491 रुपये, ये बन गया। इसी पर जो है आपका एनपीएस कटता है दोस्तों। एचआरए जो आपको मिलता है उस पर एनपीएस आपका नहीं कटता है, खाली बेसिक पे और डीए पर आपका एनपीएस कटता है। तो मान लीजिए कि हमारा जो है, जो वेतन मिला हमें अगस्त में, वो हमें 49,491 रुपये हमारा वेतन बना। अब इसी पर हमारा एनपीएस कटेगा तो हमारा कितना योगदान होगा, अर्थात एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई हम हैं तो हमारा योगदान कितना होगा, 49,491 का 10%, 0.10 का मतलब 10%, अर्थात ये हो गया 4,949 रुपये 10 पैसे। ये हमारे वेतन से कट जाएगा और बाकी जो वेतन बचेगा वो हमें प्राप्त हो गया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अर्थात जो हमारे नियोक्ता हैं जिन्होंने हमें नौकरी दिया है, वो अपना कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, कितना योगदान देंगे, तो वो 49,491 का 14% देंगे, अर्थात 49,491 इंटू 0.14 यानी 6,928 रुपये 74 पैसे। एनपीएस में हमारा गया 4,949 रुपये 10 पैसे और सरकार का या हमारे एम्प्लॉयर का गया जो है 6,928 रुपये 74 पैसे। तो टोटल फॉर एम्प्लॉय, अब कर्मचारी के लिए या शिक्षक के लिए टोटल कितना हो गया, 4,949.10 प्लस 6,928.74 अर्थात 11,000 जो है 877 रुपये 84 पैसे। राउंड ऑफ कर दें तो 11,878 रुपये, अर्थात प्रति माह जो है इसी हिसाब से आपका एनपीएस कटेगा और आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जैसे जैसे डीए बढ़ता जाएगा आपका सैलरी भी बढ़ेगी और आपका जो है एनपीएस भी बढ़ता जाएगा, उसी अनुपात में ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपका प्रतिमाह कितना कटेगा। जैसे जैसे आपका डीए बढ़ेगा अर्थात महंगाई भत्ता बढ़ेगा, तो महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो आपका जो है एनपीएस भी बढ़ेगा, एनपीएस में ज़्यादा कटौती होगी, ठीक है। 10% आपका कटौती होना है और 14% गवर्नमेंट देगी, तो कुल मिलाकर के जो है आपका यहाँ पर इतना पैसा जो है आपका आप मान के चलिए कि साइलेंट सेविंग में जा रहा है, जिसकी तरफ आपका रुझान नहीं है, जिसकी तरफ आप देख नहीं रहे हैं। ये पैसा आपके लिए बच रहा है, आपके अकाउंट में, एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा है और आपकी रिटायरमेंट के बाद यह पैसा जो है आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों यह पैसा प्राप्त कैसे होगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप इसको देखिए। मैंने जो वहाँ पर आपको 10% और 14% बताया, चलिए हम प्रतिशत को इस समय रुपए में समझ लें कि मान लीजिए कि हर महीने या पूरी ज़िंदगी में
एक मान के चलिए, एक उदाहरण के तौर पर चलिए कि इम्प्लाई जो था, कर्मचारी था, शिक्षक था, उसने 10 रुपये खर्च किया और जो एम्प्लॉयर था अर्थात नियोक्ता था, गवर्नमेंट थी, उसने 14 रुपये खर्च किया। तो टोटल फॉर एम्प्लॉय, कर्मचारी के लिए कुल कितना हो गया? 24 रुपये हो गया। और जब आप रिटायर होंगे तो ये जो 24 रुपये आपके खाते में जमा हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन कैश, जब आप रिटायर होंगे तो इस 24 रुपये का 60% आपको मिल जाएगा। और 24 रुपये का 60% होता है 14 रुपये 40 पैसे। यानी अब आप यहाँ सोचिए कि आपने 10 रुपये लगाया, आपको कितना मिल रहा है? 14 रुपये 40 पैसे आपके रिटायरमेंट पर मिल रहे हैं। आपका यहाँ नुकसान कहाँ हुआ? अगर हम ये कहते हैं कि एनपीएस में कोई भी ग्रोथ ना हो, 0% की ग्रोथ हो, तब भी आपका फायदा हो रहा है। आपको 14 रुपये 40 पैसे मिल रहे हैं। आपने 10 रुपये लगाया था और आपको 14 रुपये 40 पैसे मिल रहे हैं। तो आपका नुकसान कहाँ है? अब बाकी जो 40% बचता है, वो 40% यानी 24 रुपये में से 14 रुपये 40 पैसे घटा लीजिए, जो 40% बचा उस पर आपको पेंशन मिलेगी, आपको फैमिली पेंशन भी मिलेगी। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पेंशन पर हमने लिख रखा गो टू हेल, भाड़ में जाए। अर्थात आपने 10 रुपये खर्च किया, आपको 14 रुपये 40 पैसे प्राप्त हो गए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एनपीएस जहाँ पर अपना पैसा लगाएगी वहाँ पर कोई आपको प्रॉफिट नहीं होगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये बढ़ोतरी होगी तो आपका और फायदा होगा। मैंने तो आपको यहाँ पर मिनिमम बताया कि एनपीएस में कोई भी ग्रोथ ना हो तब भी आपको 14 रुपये 40 पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपने 10 रुपये लगाया और गवर्नमेंट ने 14 रुपये, कुल मिला के 24 से 60% होता है 14 रुपये 40 पैसे। अर्थात यहाँ एम्प्लॉय का कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन एनपीएस में 0% ग्रोथ हो ऐसा भी संभव नहीं है। अगर आपके पास लंबा टाइम है, मान लीजिए कि आपको 30 की उम्र में नौकरी मिल गई, आपको 32 की उम्र में मिल गई, 34 की उम्र में मिल गई, तो आपके पास लंबा समय है और आप इसमें लंबा गेन कर सकते हैं, लंबा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास कम समय 15 साल ही थे, फिर भी मैंने ले रखा है। लेकिन आपके पास लंबा टाइम है, आपको अर्ली जो है लाइफ में नौकरी मिल गई है, सही समय पर मिल गई है, तो आप एनपीएस को ले लीजिए, मेरी यही सलाह है। लेकिन आपको ओपीएस को भूलना भी नहीं है। ओपीएस की लड़ाई में आपको शामिल रहना है। जहां भी जरूरत पड़ेगी आप ओपीएस की लड़ाई में हमेशा शामिल रहिए। बट दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। मैंने लिख रखा है कि यह पुरानी पेंशन पद्धति का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, अर्थात उसके सानी में ये कुछ भी नहीं है, उसके बदले हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो जहां जरूरत पड़े आप पुराने पेंशन के लिए तैयार रहिए, लेकिन नई पेंशन स्कीम ना खुलवाना भी कहीं से हमें फायदेमंद नजर नहीं आता है। इसलिए नहीं नजर आता है कि लोगों की आदतें, लोगों की हैबिट, जैसे जैसे उनको पैसा मिलता है उसी हिसाब से उनकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, उनके खर्चे बढ़ते हैं और टोटल वर्तमान में जो सैलरी मिलती है वो पूरा का पूरा खर्च हो जाती है और बचता है जीरो। इसलिए आप लोग अपने लिए कुछ साइलेंट सेविंग कर लीजिए। अब आइए दोस्तों, ये तो हमने आपको फंडा समझा दिया, ये हमने आपको इसका अंक गणित बता दिया। अब हम इसके पीछे जो और चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि अगर आप एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं, एनपीएस से आच्छादित हैं, तो कुछ और भी बेनिफिट हैं। वो बेनिफिट ये है कि आप अपनी सर्विस की ड्यूरेशन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थात एम्प्लॉय की जो है अकस्मात डेथ हो जाए, तो इस कंडीशन में आपकी फैमिली को पुरानी पेंशन मिलेगी और आपके जो है मृतक आश्रित के अंतर्गत एक नौकरी मिलेगी। दो चीजें मिलेंगी, साथ ही ग्रेच्युटी, आपने जितने साल सर्विस कर लिया है अंतिम 10 महीने के वेतन के औसत का आधा और गुणे जितने साल आपने सर्विस किया है उतने साल का आपको ग्रेच्युटी भी प्राप्त होगा एनपीएस के अंतर्गत। फिर दूसरी बात यह है कि एनपीएस में समय समय पर संशोधन भी होता जा रहा है, अर्थात अगर आपको पेंशन जितनी मिल रही है, 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये जो भी मिल रही है, आपके बाद आपकी फैमिली को जो है उसका जो है 50% पेंशन प्राप्त होगी। और साथ ही
अब एनपीएस में यह भी जोर पकड़ने लगा है कि इस पर कुछ निश्चित लाभ तय कर दिया जाए कि ग्रोथ जो है, प्रतिवर्ष जो ग्रोथ है वो इतने प्रतिशत से कम ना हो। तो सीधी सी बात है कि अभी बात हो रही थी कि एफडी की जो मैक्सिमम ग्रोथ है, अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं और उसमें जो आपको मैक्सिमम ब्याज मिलता है, उसी मैक्सिमम ब्याज को लेकर के चर्चा हो रही है और बहुत जल्दी ही एनपीएस में यह लागू हो जाएगा कि आप जो भी पैसा या गवर्नमेंट का जो भी पैसा वहां पर जा रहा है उस पर आपको इतने प्रतिशत का प्रतिवर्ष ब्याज भी मिलेगा। तो ये है दोस्तों, अब आप खुद ही समझ चुके होंगे कि आपको एनपीएस खुलवाना है कि नहीं खुलवाना है। मैंने इसके फायदे और नुकसान आपको बता दिए हैं। नुकसान तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं है, लेकिन मैं इतना बार बार कह रहा हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के सामने यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को कुछ भी खर्च नहीं करना होता है। उसका सारा का सारा पैसा जो है जीपीएफ में जाता है और ब्याज के सहित उसे वापस मिल जाता है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत जो पेंशन है वो एम्प्लॉय के आखिरी वेतन के 50% के बराबर एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है। समय समय पर उसमें महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है, पेंशन स्कीम में वृद्धि होती रहती है। लेकिन एनपीएस में जो आपको पेंशन मिलेगी उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, उसमें डीए अर्थात महंगाई भत्ते का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साथ ही जो है ओपीएस में एम्प्लॉय का जो पैसा कटता है वो जीपीएफ में जाता है और अच्छे खासे ब्याज दर के साथ वापस लौटता है। जीपीएफ में आप लोन भी ले सकते हैं, ऐसे ही एनपीएस में भी आप 3 बार कम से कम जो है आप लोनिंग कर सकते हैं। उसके बारे में आप चाहें तो नेट पर जा करके विस्तृत नियमावली देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।